वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। अप्रैल से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, सब इक्विटी से। $97 की तरफ है। आरबीआई ने बाजार में दखल दिया, $5 बिलियन का स्वैप ऑक्शन किया, फिर भी रुपए में गिरावट नहीं थमी। आज सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक बड़ा दांव खेला है, बहुत बड़ा दांव, जिसके अपने फायदे और खतरों का हिसाब बड़ा पेचीदा है। आइए समझते हैं कि क्या होने वाला है। 2026-27 में अब तक करीब 13.7 बिलियन डॉलर की नेट निकासी हो चुकी है एफपीआई की बाजार से, और ये सब कुछ पूरा इक्विटी से बाहर गया है। डेट से थोड़ा पैसा निकला है। डॉलर आकर्षक है, ये इनका कैरी ट्रेड टूट रहा है। भारत में एआई जैसा निवेश का आकर्षण नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर भाग रहे हैं। तो पहले देखते हैं आरबीआई ने क्या किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक साथ 5 बड़े फैसले किए, और ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है कि विदेशी निवेशक अब सभी नए 15, 30 और 40 साल के सरकारी बॉन्ड्स में सीधे निवेश कर सकेंगे। ये एफएआर यानी फुली एक्सेसिबल रूट है। एफएआर का मतलब है कि विदेशी निवेशक इन बॉन्ड्स को बगैर किसी लिमिट के खरीद सकते हैं। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भी यही बॉन्ड शामिल होंगे, यानी लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड में विदेशी पूंजी आएगी। दूसरा, जनरल रूट में विदेशी निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म लिमिट्स और कंसंट्रेशन लिमिट्स और सिंगल सिक्योरिटी लिमिट्स हटा दी गई हैं। इसे ऐसे समझें कि कोई बड़ा ग्लोबल फंड एक भी बॉन्ड में, किसी भी एक बॉन्ड में जितना चाहे उतना निवेश कर सकता है, अब कोई रुकावट नहीं है। तीसरा, पीएसयू कंपनियों को विदेशी कर्ज पर सस्ता फॉरेक्स स्वैप मिलेगा। और चौथा, बैंकों को अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा डिपॉजिट जुटाने के लिए, जिनको एफसीएनआर कहा जाता है, उसकी जो हेजिंग कॉस्ट है, उसका जो नुकसान होगा डॉलर की कीमत बढ़ने से, इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों को 2 बड़ी रियायतें दी। अभी तक एफपीआई को भारत में सरकारी बॉन्ड से कमाई पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होता था, और बॉन्ड से जो ब्याज की आय होती थी उस पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स लगता था। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और इंटरेस्ट पर लगने वाला टैक्स दोनों हट गए। अब विदेशी निवेशकों को भारत सरकार के बॉन्ड पर इंडिया में 0 कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा, जबकि देश में निवेश करने वाले लोग टैक्स देंगे, विदेशी टैक्स फ्री होंगे। अब सवाल है कि इससे कितना विदेशी निवेश आएगा। 2024 में जेपी मॉर्गन ने भारत को अपने बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया था। तब से अब तक करीब 20 से 22 बिलियन डॉलर का निवेश आ चुका है। उम्मीद है कि इस नए पैकेज से अगले 18 महीनों में 10 से 15 बिलियन डॉलर और आ सकते हैं। रुपए को मदद मिलेगी, ब्याज दर पर दबाव कम होगा, चालू खाते का घाटा कुछ राहत महसूस करेगा, लेकिन बड़ा खतरा भी है। पहला खतरा ये कि भारतीय निवेशक बॉन्ड के ब्याज पर अपने टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स देते हैं, विदेशियों के लिए 0 टैक्स होगा। ये नाइंसाफी है। दूसरा ये कि हॉट मनी और आएगी। जो पैसा आसानी से आता है वो आसानी से जाता भी है। एफएआर में जो कंसंट्रेशन लिमिट हटाई गई है, उसे ग्लोबल फंड्स एक झटके में बाहर निकाल सकते हैं। बॉन्ड मार्केट और रुपया दोनों हिलेंगे। और तीसरा खतरा ये कि अगर बाजार को लगा कि सरकार टैक्स छूट से रुपए की गिरावट को बचा रही है, राजकोषीय संतुलन से नहीं, तो साख टूटेगी। और चौथी बात ये कि अगर ये उपाय काम नहीं आए और विदेशी निवेश नहीं आए तो फिर क्या होगा? फिर रुपया और तेज टूटेगा और दुष्चक्र बनेगा। आरबीआई और सरकार के इस फैसले से भारत का बॉन्ड मार्केट गहरा होगा, लेकिन ये सब कुछ तेल की कीमत और अमेरिका में ब्याज दरों पर निर्भर है। तेल महंगा रहा, कैट बढ़ता रहा, रुपया दबाव में रहा, तो फिर ये 10 बिलियन डॉलर का संभावित इनफ्लो भी कम पड़ सकता है। ये कंपनी एआई की दुनिया के सबसे ज़्यादा काम आती है। ये एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा, ओपन आई के लिए कस्टमाइज चिप बनाती है। इस तिमाही में एआई से इस कंपनी की कमाई दोगुनी हो गई, करीब 10.8 बिलियन डॉलर। इसके बावजूद बाजार में कंपनी का स्टॉक 15% टूट गया। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट को जो चाहिए था वो नहीं मिला। ये कंपनी है ब्रॉडकॉम, और समझते हैं कि क्या हुआ है। ब्रॉडकॉम के सीईओ हॉक टैन ने कहा कि अगली तिमाही में एआई चिप से कंपनी का रेवेन्यू यानी कमाई 16 बिलियन डॉलर होगी, जबकि अनुमान था करीब 17.2 बिलियन डॉलर का। 1.2 बिलियन डॉलर की कमी। और कंपनी ने अपने पूरे साल का टारगेट 100 बिलियन डॉलर रखा, उसे बढ़ाया नहीं। बस इतना काफ़ी था, शेयर टूट गया। जब ब्रॉडकॉम गिरा तो पूरा सेमीकंडक्टर बाजार हिल गया। माइक्रॉन 7% गिरा, एएमडी गिरा, इंटेल गिरा, क्वालकॉम गिरा, और जो चिप स्टॉक्स का ईटीएफ है, जिसे सॉक्स कहते हैं, उसके लिए महीनों का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। लेकिन यहाँ असली सवाल है कि क्या एआई की मांग सच में धीमी पड़ रही है? ऐसा नहीं है। एआई रेवेन्यू साल दर साल दोगुने हो रहे हैं। 100 बिलियन डॉलर का ब्रॉडकॉम का टारगेट बरकरार है। फिर गिरावट क्यों आई? क्योंकि बाजार ने उम्मीदों पर दांव लगाया था, हकीकत पर नहीं। जब एनवीडिया हर तिमाही में अपने अनुमान बढ़ाता है तो बाजार को लगता है कि अब यही नियम है। ब्रॉडकॉम ने अनुमान नहीं बढ़ाए तो बाजार ने उसे विफलता माना। इसके पीछे एक कहानी और है।
ब्रॉडकॉम सिर्फ चिप्स नहीं बेचता, वो कस्टम सिलिकॉन बनाता है, यानी हर बड़ी टेक कंपनी के लिए उनके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ चिप तैयार करती है ब्रॉडकॉम। ये बिजनेस एनवीडिया से अलग है और इसलिए बाजार मानता है कि लंबे खेल में ब्रॉडकॉम एआई का बड़ा विजेता हो सकता है। मगर इस वक्त एआई का संकट नहीं है, इस वक्त बहुत ऊंची उम्मीदों का बोझ है जो बाजार को परेशान कर रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है। रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध खत्म हुए 3 दशक बीत गए, लेकिन उस युद्ध का एक अवशेष अमेरिका के पास अभी भी मौजूद है। 50 टन से ज़्यादा का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। ये परमाणु हथियारों से बचा हुआ न्यूक्लियर फ्यूल है जो सरकार की तिजोरी में बंद है। ट्रंप सरकार अब इसे प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनियों को बेचना चाहती है। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में देगा। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूल का संकट है। विश्व में केवल 5 बड़े यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट हैं और उनमें से भी आधी क्षमता रूस के पास है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य अभी भी पुतिन के हाथ में है। ईरान युद्ध के कारण, एनर्जी क्राइसिस के कारण और एआई की बिजली की भूख के कारण सबने न्यूक्लियर की तरफ दोबारा देखना शुरू कर दिया है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ईंधन नहीं है। तो अमेरिका इन हथियारों के प्लूटोनियम को ईंधन में बदलेगा। ट्रंप सरकार ओक्लो जैसी न्यूक्लियर स्टार्टअप के साथ बात कर रही है जो छोटे, सस्ते और तेज चलने वाले परमाणु बिजली घर बनाएगी। ओक्लो के सीईओ जैकब डिवाइट ने कहा कि फ्यूल की कमी न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी रुकावट है। यह प्लूटोनियम उस रुकावट को दूर कर देगा। पहले इस प्लूटोनियम को जमीन में दफनाने की योजना थी, अब यह रिएक्टर का फ्यूल बनेगा, लेकिन खतरा भी है। यह सामग्री अभी अत्यंत सुरक्षित सरकारी सुविधाओं में है। निजी कंपनी के पास जाने पर क्या वैसी निगरानी हो पाएगी? ऊर्जा सुरक्षा बनाम न्यूक्लियर ईंधन की सुरक्षा, ये अमेरिका का सबसे बड़ा असमंजस है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत कनाडा के साथ यूरेनियम समझौता कर रहा है। अमेरिका अपने छोटे रिएक्टर की तकनीक भारत को निर्यात कर सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील इसका रास्ता बन सकती है। टाटा, अडानी, एनटीपीसी सब न्यूक्लियर में आने की संभावना तलाश रहे हैं। ये खिड़की अभी खुल रही है, इस पर निगाह रखिए।